अवेलेबल है, मगर जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने सही कहा कि जो स्पीच दी थी मोदी जी ने, और हमने भी यही कहा जनरल असेंबली में मोदी जी ने क्या बात कहा है जो अब तक के किसी प्राइम मिनिस्टर ने उतना रिजिड ढंग से नहीं किया था, और क्या हमें अस्थायी सदस्यता और वीटो मिल पाएगी, और अगर मिलेगी तो कब तक, और चाइना क्या विरोध कर रहा है, और चाइना को हम किस तरह से बाईपास करके चाइना के विरोध के बावजूद किस तरह से उसे हम अपने चक्रव्यूह में फंसा कर उससे हम वीटो पावर को ले सकते हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया आपस में लगभग लड़ गई थी, तो उसे शांत करने के लिए एक संगठन बनाया गया जो एक ऊपर से काम करे, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। इसमें मुख्य भूमिका रूजवेल्ट की थी जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, एक यूएनओ जो पहले से एक 1920 से चलते आ रहा था लीग ऑफ नेशन, उसी को मॉडिफाई करके एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना किया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में भले यूएनओ कहते हैं, शॉर्टकट में अगर यूएन भी बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि यूएनओ की बात कर रहा है। इसकी स्थापना जो है वो न्यूयॉर्क का एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड, वहीं पर हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अभी तक में इसके 193 सदस्य हो चुके हैं। दक्षिणी सूडान 2011 में इसका सबसे नया सदस्य बना है, तो अभी इसमें 193 सदस्य हैं। इसकी जो सबसे बड़ी सभा होती है उसे कहते हैं जनरल असेंबली, इसे विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसके टोटल 6 अंग है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक अंग की चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो मोदी जी कहते हैं वो जनरल असेंबली में भाषण देने गए थे। इसके हर साल सितंबर में बैठक होती है जिसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं ना वो हमेशा यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं। इसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी के भाषण में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो खुद यूएनओ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देती थी। मोदी जी का कहना है कि 1945 में बनी हुई संस्था जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2020 में ये क्या काम अच्छे से कर पाएगी। इसका कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया कि पूरी दुनिया जो पिछले 8 से 9 महीने से लड़ रही है कोरोना पेंडेमिक में, इसमें यूएनओ ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। इनका इशारा था कि डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में तो चाइना का ही फेवर किया। अगर डब्ल्यूएचओ सचेत रहता था दुनिया का ये हाल नहीं हुआ रहता। दुनिया में आतंकवाद है, जिस देश में आतंकवाद है वो देश खुद ही लड़ता है। यूएनओ कहां तक उसे मैनेज करता है? क्या यूएनओ कश्मीर में आके आतंकवाद हमारा सॉल्व करता है? क्या यूएनओ छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को समाप्त करता है? माली, सोमालिया, यहाँ तक में तो सोमालिया में देखेंगे तो लुटेरे भरे हुए सब। कहां तक यूएनओ इससे लड़ पाता है? इसमें कुछ नहीं कर पाता यूएनओ। इसलिए यूएनओ में एक रिफॉर्म की जरूरत है। इनका एक कहना था कि एक आपसी युद्ध में या फिर आतंकवादी हमले से जो मासूम लोग बेघर होते हैं, जो अपने सपनों के घर को छोड़कर रिफ्यूजीज के टेंट में रहते हैं, इन्हें बचाने के लिए यूएनओ ने क्या किया? कोई खास कदम तो नहीं उठाए थे। बाद में मोदी जी ने कुछ देश की भी बात किया था कि इंडिया में इन्होंने डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, और ये रियलिटी भी है। बहुत सारे लोग को, जैसे आप जनधन योजना से देखिए जो वित्तीय समावेशन था, इन्होंने कहा कि हम लगभग 400 मिलियन लोगों को हमने क्या किया, बैंकिंग से कनेक्ट किया, जो ठीक भी है, इंटरनेट के मामले में ठीक है। लेकिन हम अब चर्चा करते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी मांग है कि हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता यानी वीटो कब देंगे। अब ये सुरक्षा परिषद क्या है, अस्थायी सदस्य क्या है और वीटो क्या है, और हमें मिलेगा कि नहीं, अब इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए यूएनओ के 6 अंग में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है उसका सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसे हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। मतलब दुनिया में किसी को भी सजा देना है ना तो वो यही देता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया था, एम्बार्गो लगा देगा तो आप किसी देश से व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 मेंबर है, जिसमें 10 मेंबर जो है अस्थायी है और 5 मेंबर अस्थायी है। तो आपको पता है ये जो अस्थायी यानी परमानेंट है, उनके लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन है ही नहीं है, वो तो परमानेंट है। समझ आया कि नहीं आ गया? और जो बाकी 10 मेंबर है वो अस्थायी है, यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। इनका कार्यकाल केवल 2 साल का है। इनका चुनाव अल्फाबेटिकली हो जाता है। अभी भारत जो है वो 2012 में एक बार इसका सदस्य बना था, अब फिर 2021 में इसका सदस्य बनने जा रहा है। 21 से 22 2 साल रहेगा यहाँ पर। अब भारत नहीं रह पाएगा। बाकी ऐसे 5 देश हैं जो हमेशा रहेंगे, मतलब जब तक यूएनओ है तब तक रहेंगे। आखिर अब ये 5 देश कौन कौन है और इनका क्या क्या काम है, पहले यहाँ समझिए। पहले हम इन 5 देशों को समझ जाते हैं। ये यूएन का यूएन का ये यूएनओ, इसमें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें याद करने के लिए आप नक्शा का प्रयोग कीजिए। बिना मैप के आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। कितने चीजों को याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले इधर देखिए नक्शा से, ये यूएसए है। पहला क्या हो जाएगा? यूएसए। पहला अमेरिका कहिए या यूएसए कहिए। उसके बाद आपका आएगा ब्रिटेन, उसके नीचे फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस दोनों आपस में, तो मतलब एक ही पास है। दोनों के बीच में थोड़ा सा तो इंग्लिश चैनल यानी का अंतर है,
समुद्र का चौड़ा, समुद्र में चौड़े रास्ते को जो कहते हैं ना वो चैनल होता है, पतला को स्ट्रीट कहते हैं। तो पहला कौन सा था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। हो गया। नक्शा में कैसे याद रखें? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। नक्शा से याद रखना है आपको, देश में याद रखना है नक्शा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इधर होगा। अब इस साइड में आएंगे तो रूस, ऊपर में रूस, नीचे में चाइना। हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक पास, ब्रिटेन फ्रांस एक पास, इनकी मेंटेलिटी भी एक जैसे है। और रूस चाइना, इनकी मेंटेलिटी एक जैसे। दोनों पहले कम्युनिस्ट थे, अभी रूस जो है लोकतंत्र हो गया है। वो भी काहे को लोकतंत्र? 2002 से तो अभी तक पुतिन बैठे हैं 2035 तक में, कौन सी का लोकतंत्र है? तो टोटल कितने देश हो गए? 5। अब हम आपसे कहते हैं, आप बताइए कितने होंगे? पहला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 5 देश हैं जिन्हें वीटो है। ये अस्थायी सदस्य है। इनका नाम है, ये झंडा है इन लोगों का। अब ये आप अगर गौर कीजिएगा ना, तो ये वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, आपस में लड़के जीत गए थे। सब कहीं ना कहीं से यही लोग जीते थे। जर्मनी हारा था, इटली हारा था, उधर में आपका जापान हारा था, और चाइना ने भी इनडायरेक्टली जापान को मारा था। तो आप समझिए कि वो अमेरिका की ओर से लड़ा था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया, उसको आपने परमानेंट सदस्य दे दिया, बाकी को टेम्पोररी दिया, 2 साल लाओ जाओ। अब ये इनका पावर क्या है ये समझिए। ये तो आप 5 समझ गए ना। इनका पावर देखिए, जितने परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी सदस्य वाले जो 5 देश हैं, इनके पास एक पावर है वीटो पावर। वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेध शक्ति। इसे हम आम बातचीत की भाषा में हम कहें तो इसका मतलब होता है ना। जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि सर आज पार्टी किया जाए, मान लीजिए सारे लोग रेडी हैं और हम कह दिए वीटो, तो वीटो का मतलब किसी भी चीज को हमेशा के लिए रोक देना, मतलब उस प्रस्ताव को ही रोक देना। तो जितने अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो प्राप्त है। याद रखिएगा, जो 10 मेंबर यूएनओ के हैं अस्थायी, उनके पास वीटो नहीं है, और ये 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। अब यूएनओ में कोई भी विधेयक या प्रस्ताव आता है जिसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, मान लिया कोई रिजोल्यूशन आया कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो आतंकवाद पे नकेल नहीं कसता है। तो पूरे लोग रेडी हो जाएंगे। यूएनओ के 193 लोग हैं, 193 में 121 लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया उसे आतंकवादी, इनमें से 5 में से एक ने बोल दिया, हो जाएगा। तो नहीं होगा। लेकिन जो 5 देश है ना जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, आप 5 का नाम याद है ना आपको? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इसमें से किसी एक ने भी, 5 की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक ने भी अगर वीटो कर दिया कि हम इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, तो प्रस्ताव कट जाएगा, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई है। मौलाना मसूद अजहर जो भारतीय तिहाड़ जेल में बंद था, उसे आतंकवादियों ने IC 114 प्लेन को हाईजैक करके सन 2000 में लेके गए थे और उसके बाद इन्हें छुड़ाए थे, और यूएनओ ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन चाइना ने कह दिया नहीं वीटो, कि अभी इसके खिलाफ सबूत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। वीटो जो है हम रोक दिए, हमारा दादागिरी है, समझाया। यूएनओ जो 193 देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया को चला रही है, ये एक्चुअली में एक 5 घोड़े का रथ है। वो रथ की तरह है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, और घोड़े का लगाम 5 देशों के पास है। 5 घोड़ों का लगाम, कोई एक रोकेंगे रथ रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी है 5 घोड़ा का रथ एक रुक जाएगा तो रथ बच जाएगा, उलटिए जाएगा। ये पावर होता है वीटो का। तो वीटो मिलेगा किसको? जिसके पास अस्थायी सदस्य है, कुछ भी रोक सकते हैं। अब यूएनओ का एक नियम है कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। अब सद्दाम हुसैन भाई साहब उठे, उन्होंने एक देश था कुवैत, उस पर हमला कर दिया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अब यूएनओ वाले ने पूरा उठ के हमला कर दिया। यूएनओ ने प्रस्ताव पारित हो गया, सुरक्षा परिषद ने किया। कब्जा क्यों किए हैं? क्योंकि आप किसी देश पे कब्जा करके नहीं रख सकते, उस देश में शासन वहीं के लोगों का होगा। अब सद्दाम हुसैन को क्लास किए नहीं थे मेरा, चढ़ गए हमला कर, पूरी दुनिया उठ के मारी, सद्दाम हुसैन कहां पहुंच गए समझ में आ गया। लेकिन देखिए यही यूएनओ में 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत को पूरी तरह हम घोट लिया, अपना राज्य बना लिया तिब्बत को। जब सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव गया कि नहीं सारे देश चीन का विरोध करें या चीन पर हमला करें जब तक वो तिब्बत को नहीं छोड़ देता है, तो 121 सदस्यों की जरूरी है, प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन 5 जो वीटो पावर वाले हैं उनका भी तो सहमत होना जरूरी है। सब सहमत हो गए, सब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सब सहमत हो गए। हमारे पे हमला वीटो। भैया इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास वीटो है ना वो राउंड देंगे किसी को। अब देखिए ना अफगानिस्तान की क्या गलती थी, रूस पे हमला कर दिया, अपने में कब्जा कर लिया। अब रूस को भगाने के लिए ओसामा बिन लादेन को लेके आया अमेरिका, तुम मारो रूस को भागो। मतलब अफगानिस्तान को ये लोग ना अखाड़ा बना दिया। आप अभी भी देखिए अमेरिका कहीं भी घुस के हमला कर देता है। अब ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया मिसाइल से,
समझा कि नहीं, ये उकसावे वाली ना चीज है यहाँ पर। अब इराक चौपट हो गया, ईरान होगा तो हम लोग का पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग को तो सब चीज देख के चलना है ना कि भाई तुम ईरान से तुम्हारा कुछ भी झगड़ा, उसको जिंदा रखो ना, हम लोग को पेट्रोल देता है, बाकी हमको कौन चीज उससे रिश्तेदारी थोड़ी है। तो आपके मन में एक चीज तो समझ में आ गया कि जिसके पास वीटो है वो यूएनओ में कुछ करेगा, आप नहीं लिख सकते। अब आप एक लड़का कर रहा है कि सर चाइना से ना, हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे ऑफलाइन का, तो कह रहा चाइना से सर वीटो छीन क्यों नहीं लेते हैं प्रस्ताव लाके। तो बेहतरीन है, छीन लीजिए। तो छीनने के लिए भी तो 193 में से 121 की जरूरत है, और उसके बाद जो 5 वीटो वाले हैं सब इन पांचों का भी तो सहमत रहना जरूरी है। 5 में से एक को अगर कर दिया वीटो यानी नहीं तो नहीं होगा। तो मान लीजिए चाइना का वीटो छीन रहे हैं तो अमेरिका कहेगा ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस रूस छीने, चीनवा कहेगा हमारे छीनेगा रे वीटो, जो यहाँ नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते, उन्हीं के पास वीटो रहेगा। और अगर कोई देश वीटो लेना भी चाहता है ना, यूएनओ में सुधार होगा कि भैया 1945 की चीज है, पुरानी हो गई, इसमें सुधार कीजिए। तो ऑलरेडी जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसे शॉर्टकट में वीटो कहते हैं, इन पांचों का भी रहना जरूरी है। एक को टोका वीटो तो आप गए क्रम से। अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहे ना चाइना है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, हर चीज का इलाज है। आखिर में समझाते हैं क्या इलाज है। तो आप ये वीटो समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा वीटो यूज कौन किया है, तो सबसे ज्यादा रसिया किया है, फ्रांस नहीं करता है वीटो, ये बीच बीच में रहता है। आगे देखिए, हालांकि सब वीटो 5 के पास है, वो कर सकते हैं। अब हम कहते हैं एक इंडियन के हिसाब से देखिए, व्हाई इंडिया शुड गेट वीटो, हमें वीटो मिलना क्यों चाहिए। अगर हमें मिलना चाहिए तो दुनिया का हर एक देश का व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। श्रीलंका भी कहेगा हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो सबको वीटो मिलना चाहिए। तो इसके लिए भारत के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे वीटो दिलाने में कारगर साबित होगी। जैसे यूएनओ की जब स्थापना हो रही थी 1945 में, तो हम गुलाम थे 1945 में, इसके बावजूद हम जाके यूएनओ के सदस्य बन गए कि जब हम आजाद होंगे तो हम आपके सदस्य हो जाएंगे। सोचिए हम लोगों ने कितना फेथ दिखाया था यूएनओ पर, और हम यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से हैं। हम लोगों ने यूएनओ का प्रचार उस समय किया था जब हम गुलाम थे, और हमें ही अपने अस्थायी परमानेंट नहीं रखा है। बाहर दोगलागिरी बाह यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग देशों को यूएनओ से जोड़ा कि नहीं तुम भी यूएनओ में आ जाओ। जो चाइना का कमीना है उसे भी हम लोगों ने ही जोड़ा, और जो चाइना का वीटो है वो भारत को ही मिल रहा था। आगे समझाएंगे कि हम लोगों ने क्यों चाइना को हैंड ओवर किया था। तो हम लोगों ने कई अन्य देशों को भी प्रेरित किए थे, इंस्पायर किए थे कि तुम यूएनओ में जाओ और विश्व शांति का आनंद करो, और उसका नतीजा ये मिला कि हम सदस्य नहीं। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि जनता पर कोई अत्याचार न करे, इसलिए हर जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हो। वहां कोई राजा या सैनिक का शासन न हो ताकि जनता पर अत्याचार हो। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। आपको पता है अफ्रीका में चुनाव होता है ना, तो भारत से ईवीएम मशीन जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, लेकिन चाइना में चुनाव ही नहीं होता है। सी जिनपिंग आएंगे, अब उसके बाद जनता वहां वोट नहीं देती है। तो ये बात आपने बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, सर हमसे ज्यादा तो जनसंख्या चाइना की, चाइना जनसंख्या में है बट वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो सोचिए जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो जिस डेमोक्रेसी को चाइना फॉलो नहीं करता आपने उसे अस्थायी सदस्य दे दिया। दुनिया का तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत, ये तो आपने उसी को सदस्यता नहीं दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये तो वही बात हो गया, शराब का 2 पैक लगा के आप कहिए कि शराब बंद होना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए। भैया जो खुद डेमोक्रेसी नहीं है उसको दे रखा आपने। उसके बाद सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ किसी धर्म को, किसी जाति मजहब को संविधान के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं बनाया गया है। यहाँ सारे लोग आराम से रह सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ऐसी समस्या, देखिए जहां भी जो चीज ज्यादा रहती है ना, तो माइनॉरिटी को थोड़ा सा प्रेशर झेलना ही पड़ जाता है। अदरवाइज में भारत में कभी भी ऐसा नहीं दाग लगा है। पाकिस्तान हमारे सामने अलग हुआ था, वो इस्लामिक कंट्री हो गया है। अब वहाँ नियम है कि कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई हिंदू सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं होगा, मतलब जब भी होगा तो मुसलमान होंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके पास भी 273 सीट है, आप मोदी जी को हटा के जैन धर्म की कोई दिक्कत नहीं। आप दिगंबर है, बिना वस्त्र के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बस आपको 273 सीट चाहिए। आप सीटें नहीं लाएंगे, आप खोटे में प्रधानमंत्री हो जाए। 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, मुस्लिम जज है, और भारत में किस पद पर मुस्लिम नहीं रहा? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो भी आपको 273 सीट चाहिए ना जी। अब आप लाइए सीट, आप भी बन जाइएगा। तो ये सारी चीजें भारत में
में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमने जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री तक बनाया है, कौन क्या हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया? हर धर्म को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर भी हमें अस्थायी सदस्यता नहीं है। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, जान घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए, स्कर्ट पहना के घुमाते हैं मुसलमानों को। ये पाकिस्तान तब नहीं करता है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे। ये पाकिस्तान को मुसलमान की याद कब आती है? जब कश्मीर मुद्दा आता है, तब वहां उधारे घुमा रहा है। चाइना में तो नहीं बोलना है तुमको कि इस्लाम खतरे में है, तो अरे तुम्हारा बाप है, वो कैसे बोल देगा तुम वहां पर? तो ये सेकुलरिज्म के मामले में हम लोग अच्छे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शांति की बात हम ही करते हैं। दुनिया में अभी कहीं मार और होता है ना, तो हम भारत अपनी सेना भेजता है, सूडान वगैरह में भेजा है शांति के लिए। कोई कह सकता है अरे छोड़िए ना, आज यूएनओ बना साला 1945 में, जब दुनिया नहीं थी ना तो हमारे शास्त्रों में लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने 1926-11 जो हमला हुआ था, 26-11 तो खैर छोड़िए ना, 26-11 करें 9/11 1893 जब स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो में। वहां उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर करके पूरी विश्व को संबोधित किया था। और हम ही अस्थायी सदस्य नहीं है। और भी देखेंगे टेररिस्ट, यूएनओ कहता है कि आप टेररिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। भारत आतंकवाद को झेला है, लेकिन हम लोगों पे कभी कोई नहीं कहेगा कि कोई भारत का आतंकवादी जाकर कहीं जाके बम फोड़ा। ये हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग कहीं पे भी अगर आप हिंदुस्तानी है, आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा है तो आप इज्जत की नजर से देखे जाएंगे वहां। अब पाकिस्तानी लिखा है तो 4 बार सिक्योरिटी जांच करेंगे, कहाँ छुपा के रखा है। तो हम लोगों ने कहीं टेररिस्ट का नहीं है। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आपने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी घुसा दिया, तो भैया पूरी दुनिया से आप जांच करा लीजिए कि मुक्ति वाहिनी खुद बांग्लादेश के लोग थे जिन पर आप लोगों ने अत्याचार किया था। भारत ने उन्हें अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हथियार उठाया था। तो इसका मतलब क्या? रावण को मारने के लिए भी हम लोगों ने हथियार उठाया था, तो राम जी को आप क्या मर्डरर कहिएगा? अरे वो अन्याय पे था इसलिए मार दिए। न्याय और अन्याय में भी फर्क न होना चाहिए। ये WHO पूरी दुनिया जब पोलियो से ग्रस्त रहती है, आपको पता है दुनिया का 90% पोलियो का ड्रॉप भारत से जाता है। यूएनओ कहता है कि हम पोलियो मुक्त करेंगे, मलेरिया मुक्त करेंगे। कहां से दवाइयां ले जाता है? भारत से। एस्ट्राजेनेका खोज कर रही है, मॉडर्ना अमेरिका में खोज कर रही है, स्पुतनिक खोज कर रहा है, चाइना का जो सीनो वैक्सीन है खोज कर रहा है, लेकिन सब भारत से करेंगे। भैया हम तो खोज कर लेंगे, बनाएंगे कैसे? तुम भारत वाला बना के देना। और हम लोग अस्थायी सदस्य नहीं है। वाह रे यूएनओ वाह। यहाँ पर रिलेशन पूरी दुनिया में, अगर चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दीजिएगा तो पूरी दुनिया भारत को इज्जत की नजर से देखती है। और ये साले कभी नहीं देखेंगे, इनको तो छोड़िए के चलिए, ये कभी नहीं देख सकते। कहते हैं पता नहीं किसका पोस्ट सीधा नहीं हो सकता है, आप जानते हैं किसका नहीं। तो पूरी दुनिया में हमारा रिलेशन भी अच्छा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम एक पूर्ण हकदार हैं कि हमें यूएनओ का सदस्य परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और परमानेंट सीट मिलने के एवज में हमारे पास वीटो पावर होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड की डिसीजन लेने में हम मदद कर सके। क्योंकि जब अमेरिका इराक पर हमला करने जा रहा था और हमारे पास वीटो रहता तो हम लोग शर्तीय वीटो कर देते, क्योंकि उससे हमें 2 चीज का लाभ हुआ, लॉस हुआ था हमें। हमारे लगभग 2.5 लाख लोग काम करते थे इराक में, उनकी नौकरी चली गई और हमें एक सस्ता पेट्रोल मिलता था, वो भी चला गया। आज रहता तो हमें मिल जाता ना। अवेलेबल है, मगर जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने सही कहा कि जो स्पीच दी थी मोदी जी ने, और हमने भी यही कहा। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।